गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में आप कैसे परमेय संख्याओं के बीच में आप कई परमेय संख्या निकालते थे। जैसे दो परमेय संख्या होती थी, उसके बीच में जितनी भी परमेय संख्या निकालनी होती थी आप उसको निकालना सीख गए होंगे। अब हम अगले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 संख्या पद्धति इस पाठ का नाम है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है इसे समझते हैं। लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। अपना उत्तर कारण के साथ बताना है कि ये क्या सत्य है क्या असत्य है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, हमने आपको वीडियो फर्स्ट में बताया था कि वास्तविक संख्या में जो आते हैं वो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आते हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत होता है, वास्तविक संख्या होता है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। ये क्या आप लिख सकते हैं? इसे सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी रहती है। इसका कारण जो आप लिखेंगे आंसर, वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी क्या होती है? वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या व परिमेय संख्या दोनों होती है। तो इसलिए यह कथन हमारा क्या है? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, जो रूट यम है, जो दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम अंडर रूट एम जो होगा वो संख्या रेखा पर आपको क्या करना है? दिखाना। क्या इस रूप का होता है? जैसे मान लीजिए 1 2 3 दिया गया हो, ये आपका 0 है। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रूट एम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव होती है, क्योंकि वर्गमूल जो होता है उसका माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए ये कथन हमारा क्या होगा? असत्य होगा। आप लिख सकते हैं कि परिमेय जो दिया गया है रूट एम, वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल निकालते हैं वो ऋणात्मक नहीं होती है। लिख सकते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होती है। ये सब कारण है, इसीलिए ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। फिर अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने बताया कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती है, जबकि यहाँ लिखा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी कथन हमारा कैसा होगा? असत्य होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को हम मिलाते हैं तब जाके हमें क्या प्राप्त होती है? वास्तविक संख्या। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है। परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। जब तक ये चीज़ें दोनों आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जब तक ये आपस में ऐड नहीं होंगे, मतलब दोनों का संग्रह जो होता है वो हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। अब अगले हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
देखिए पूछ रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जरूरी नहीं है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हमने कहा कि पहले का आंसर क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो दूसरे के लिए हम क्या करते हैं, कहा यदि नहीं है, यदि नहीं है तो आप एक ऐसा उदाहरण दीजिए। लिखा जो है आप अगर ऐसे निकालते जाएंगे, सपोज दैट मान लीजिए सॉल्यूशंस का समझिए, अगर √1 है, अगर आप एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होगा, 2 का निकालेंगे तो इसका निकलेगा नहीं, 3 का निकालेंगे इसका निकलेगा नहीं, 4 का निकालेंगे तो ये एक परिमेय संख्या मिल गया। अगर आप 5 का निकालेंगे तो इसका भी नहीं निकलेगा, 6 का निकालेंगे तो इसका भी नहीं निकलेगा, यही आएगा। 7 का निकालेंगे ये भी नहीं मिलेगा, 8 का निकालेंगे ये भी नहीं मिलेगा। इसे लिखा जा सकता है लेकिन वो माना नहीं है। 9 का 3 आ सकता है। इसी तरीके से 10 का निकालेंगे नहीं आएगा। तो जो चीज़ें परिमेय संख्या है, सपोज दैट मान लीजिए 11 का भी नहीं होगा, 12 का भी नहीं होगा, 13 का भी नहीं होगा, 14 का भी नहीं होगा, 15 का भी नहीं होगा, 16 का देखिए हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपका एक परिमेय संख्या ये हो गई, एक आपका ये मिल गया, एक आपका ये मिल गया। जैसे जितने भी नंबर लिखने चाहिए, लिखा क्वेश्चन है कि यदि नहीं तो एक ऐसी परिमेय संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, लेकिन पहले का आंसर है ये जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा? नहीं। फिर आगे लिखा भी है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। हमने आपको बहुत से लिखा दी, बता दी, हमने आपको गिनती भी करके बताया। ये सब अपरिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, भी आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। कि आप चाहे ये लिख लीजिए, चाहे ये भी लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या ही है। क्योंकि आप जानते हैं परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 आए तो 4/1 लिख सकते हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? देखिए इसके कई तरीके होते हैं, सबको बताने का तरीका भी अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरीके से बताते भी हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुत लोग क्या करते हैं इस √5 को अलग अलग करके निकालते हैं। √2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस √1 का स्क्वायर कर देते हैं, इस तरीके से भी निकाला जाता है। हम आपको एक इजी तरीका बताते हैं जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और जल्दी से कर भी लेंगे। जो √5 को दिया गया है तो आप क्या करिए, पहले 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, जो आपको सिंपल तरीका बताएगा। मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया, उसका नाम मान लीजिए A और B रख दिया। ये रेखा कितनी सेंटीमीटर की हो गई? 5 सेंटीमीटर। A और B हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। फिर अब क्या करिए, B से 1 सेंटीमीटर की दूरी और बढ़ा लीजिए। यहीं से हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या कर लिया? बढ़ा लिया। 1 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ से दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर की। और ये यहाँ से पूरी दूरी कितनी है? A से B तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, A और C बिंदु लेंगे। अब A और C का आप अर्धक खींच लीजिए, लंबार्धक करिए। जो आप जानते हैं कि आधे से अधिक दूरी लेकर के हम यहाँ एक चाप लगाते हैं, वही दूरी लेकर के यहाँ नीचे भी लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं, C को भी हम वही दूरी चेंज नहीं करेंगे, C को फिर केंद्र मानेंगे, केंद्र मान कर एक चाप लगाते हैं, फिर उसी को दूरी लेकर के यहाँ चाप लगाते हैं। तो करीब ये जो कट मारता है
यही कट को हम आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे मिला दिए, ये इसका मिल गया हमको मर्धक कोण। अब यहाँ हम AO या OC त्रिज्या लेकर, यहाँ से हम यहाँ गोला प्रकार रखेंगे, यहाँ से त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त की रचना करते हैं। एक क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त की रचना करते हैं। ऐसे खींच लेते हैं, एक आप वो त्रिज्या गोला प्रकार के साथ रच करेंगे तो त्रिज्या आपको मिल जाएगी। फिर क्या करते हैं, जो बिंदु B था उसी पर हम इस अर्धवृत्त पर एक कट मार देते हैं। इसी से लंब लेते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं। इस बिंदु का नाम रख दिया हमने D। और ये मान लीजिए PQ एक चाप था, लाइन मान लिया PQ। इस तरीके से ये बिंदु, ये √5 का क्या बन गया आपको, सिंपल तरीका हो गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे, जो तरीका होता है लिखने का, AB 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, बिंदु B से C तक 1 सेंटीमीटर की दूरी बढ़ाया। बिंदु B से 1 सेंटीमीटर की, जैसे जैसे बढ़ाए हैं वैसे से करिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी लिया। और उस बिंदु का नाम क्या लिया, उस बिंदु का नाम C रखा, उस बिंदु का नाम C रखा। तीसरा पॉइंट आप क्या किए, अब आप AC का लंबार्धक खींचे जो PQ पर कट कर रही है। फिर क्या करते हैं, हम AC का लंबार्धक खींचा जो रेखा AC को बिंदु O पर, जो रेखा AC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और उस बिंदु का नाम करती है बस। और जो रेखा है उसका नाम हमने क्या रखा, PQ रखा। इस तरीके से आपकी जो लाइनिंग होती है, ये AC का लंबार्धक खींचा, हमने AC का लंबार्धक खींचा जो PQ के नाम से है। और इस AC का अर्धक बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु जो O पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि अब क्या करेंगे, OC या AO त्रिज्या, OA या OC त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त बनाया या खींचा। उसके बाद क्या किया, बिंदु B पर हमने क्या किया, ये इस अर्धवृत्त पर, बिंदु B से इस अर्धवृत्त पर एक बिंदु D लिया। बिंदु B पर ऐसे लिख सकते, अर्धवृत्त, ऐसे लिखेंगे, अर्धवृत्त बिंदु D पर लिख लीजिए पूरा। बिंदु B से अर्धवृत्त पर बिंदु D लिया, D। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा स्लाइडर लिख लीजिए। फिर क्या करते हैं कि जब D लिया तो B और D को मिला दिया, B को मिलाया। इस तरीके से आपको जो √5 था, इस तरीके से BD को मिलाया। इस तरीके से आपको BD जो होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।